गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है जो बचा हुआ सब कॉन्टिनेंट का और बाकी हिस्सों का जो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने सिंध कवर किया, पंजाब कवर किया, मराठास, मैसूर, बंगाल, एक टाइमलाइन के फेज में एक मैनर में किया है। आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे बर्मा के साथ जो है इंडिया का कन्क्वेस्ट, क्या इंटरेस्ट अलाइन थे। देखो, जो ब्रिटिश का जो कांटेक्ट है वो बर्मा के साथ जो है ना, बर्मा से साथ होने से पहले जो है बहुत सारी बाकी यूरोपियन जो पावर्स है ना, वो जो है वो जो ये कॉनबोंग डायनेस्टी है, जो बर्मीज किंगडम ऑफ एवा है, जो लेटर कॉनबोंग डायनेस्टी थी, इसके साथ थे। जैसे पुर्तगीज, डच, फ्रेंच पहले से थे। जो जो ब्रिटिश के रिलेशनशिप थे वो बड़े एंटेगनिस्ट थे। एंटेगनिस्ट मतलब अपोजिट थे, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी थे। लेकिन इसकी जो क्योंकि बाकी जो ये बाकी कॉलोनीज हैं उनके साथ compete करना पड़ रहा था, जो साउथ एशिया और इंडिया था। और ब्रिटिश जो थी वो बड़ी इंटरेस्टेड थी बर्मीज किंगडम में, ठीक है, ये रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टिम्बर का जो है बहुत बड़ा रिसोर्स था, जो शिप बिल्डिंग से लेके और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। और भी वेरियस फैक्ट थे, जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस था बाकी कॉलोनीज़ का, उसको भी तो थोड़ा अंडरमाइन करना था ना। तो इसके लिए जो है ब्रिटिश ने अपना जो है बर्मा का कन्क्वेस्ट शुरू किया। पहली वॉर, जो फर्स्ट बर्मीज वॉर है, 1824 से 26 के बीच में हुई। ये पहली मेजर कन्फ्लिक्ट थी, पहली जो जो ब्रिटिश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ बर्मा में हुई, जिसने जो है ये ब्रिटिश की जो है मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट जो है बर्मा में शुरू हुई, फौज का। पहले ये वॉर था रिजल्ट एक टेरिटोरियल के ज़मीन का जो है ना वो झगड़ा था, ठीक है। बर्मा जो है वो एक्सपेंड कर रही थी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में बिलीव कर रही थी। वो अपने एरिया दिन ब दिन नए नए रीजन्स जो है वो कॉन्कर कर रही थी। और कहीं ना कहीं ये आसाम, प्रेजेंट डे मणिपुर, नागालैंड के रीजन्स में जो है इंटरफेयर कर रही थी। और ब्रिटिश का इंटरेस्ट था कि वो जो अपनी ईस्टर्न बॉर्डर है उसको किसी तरीके से सिक्योर करेंगे और यहाँ से एक ट्रेड रूट नया निकाला जाए। कमर्शियल इंटरेस्ट भी थे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ साथ। तो शुरू होता है जिसे हम कह सकते हैं बैकग्राउंड का कॉज जानते हैं आप पहली वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर बार बार मेरे मन में आता है। जो ब्रिटिश और बर्मीज के बीच में, बीबी के बीच में जो फर्स्ट जो वॉर हुई उसका कन्क्वेस्ट जानते हैं, जो एंग्लो बर्मीज वॉर है उसका। एक तो जो बर्मा है उसका एक्सपेंशनिज्म बढ़ा रही थी, अपनी किंगडम को दिन दिन बड़ा करना चाह रही थी। जो किंग बागिया डा है 1821 से 37 के बीच में, ठीक है, जो कॉनबोंग डायनेस्टी का था, वो जो है अपनी टेरिटरीज को जो है बड़ा कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था। पर्टिकुलरली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना इंडिया का, जो प्रेजेंट डे है आसाम का, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड का, ठीक है, और कुछ पार्ट था साउथ ईस्ट एशिया का। बर्मीज जो थे वो चाहते थे अपना कंट्रोल जमाना किस पे, आसाम पे, मणिपुर पे, आरकन जो रकीना है या फिर तेनेसरियम है, ये एरियाज जो थे वो या तो ब्रिटिश इंडिया के लिए थे, पार्ट थे, या फिर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था ब्रिटिश इंडिया का। आसाम तो पार्ट था कुछ हिस्सा, कुछ हद तक, और कुछ जो अदर पार्ट जो वहाँ पे ब्रिटिश अपना असर्ट जाना है, क्योंकि यहाँ रेन फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे टिम्बर है, बहुत सारी लकड़ियाँ, ज़मीनें हैं, ठीक है। और आसाम और अरकान, देखो बर्मा ने जो है अराकान जो है, जो प्रेजेंट डे म्यांमार है, उसको क्या किया, कॉन्कर किया, ठीक है, अपने अपने में शामिल कर लिया, नेक्स्ट कर लिया। और आसाम को, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया थे, और दोनों रीजन्स जो थे वो ब्रिटिश का एक कंसर्न था कि ये रीजन्स हमारे पकड़ में रहने चाहिए। और बर्मा का जो है इन्फ्लुएंस मणिपुर तक था, पर्टिकुलरली प्रिंसिपैलिटी जो थी वो ब्रिटिश की प्रोटेक्शन। अब ये जो मणिपुर है ये ब्रिटिश की प्रोटेक्शन के अंडर था। एक तो ये है, ये बर्मीज इंटरेस्ट बता रहा हूं मैं, पहली वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड। ब्रिटिश इंटरेस्ट था बाई जो 19th सेंचुरी है, ब्रिटिश का जो फोकस था, जो ध्यान था कि हम कैसे न कैसे करके ये जो कॉलोनियल होल्डिंग है इंडिया में, इसको हम मजबूत, इसमें पकड़ बनाएं, कंसोलिडेट करेंगे एरियाज, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर लाएं, यहाँ से कमर्शियली कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालें। और पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न फ्रंटियर था, इसको भी तो कंट्रोल करना था ना। यहाँ से भी कहीं से जो जापानीज इन्फ्लुएंस आ सकता था, रशियन इन्फ्लुएंस, चाइना, तो ये चीज़ें जो है हमने अपनी कंसोलिडेट करनी। और ताकि कोई पोटेंशियल थ्रेट, कोई किसी प्रकार का जो खतरा है वो इन नेबरिंग जो पावर्स है, जो हमारे नज़दीक की, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनसे ना हो, हमने अपनी बॉर्डर्स उतनी स्ट्रॉन्ग कर लेने।
ब्रिटिश को डर था कि ये जो बर्मा का जो कंट्रोल है इन हिस्सों पर, इन रीजन्स पे, वो ब्रिटिश के जो इंटरेस्ट है बंगाल को, उसमें खतरा डाल सकता है। ठीक है। और जो बर्मा दिन ब दिन अपनी फौज की ताकतें इंक्रीज कर रही थी, अपनी फौज की स्ट्रेंथ को, और उसका इन्फ्लुएंस जो साउथ एशिया में दिख रहा था, इन्हें वो जो बफर स्टेट का जो ये हमेशा से बफर स्टेट बनाते हैं, एक स्टेट बफर और अपने इंटरेस्ट यहाँ पे है, ठीक है, बीच में एक बफर स्टेट, इधर बफर स्टेट बीच में, ठीक है, वो ना कहीं खतरा हो जाए। शुरू शुरू में डिप्लोमेसी हुई बहुत सारे, लेकिन डिप्लोमेटिक फेलियर हो गया। ये जो पीसफुली जो है, पीसफुल तरीके से निगोशिएट करने का ये जो आसाम और मणिपुर का और अरकान रीजन का था, ये ख़त्म हो गया। ब्रिटिश ने अपनी इमेशनरी जो इमेंसरीज थी वो बर्मा कोर्ट में भेजे कि हम निगोशिएट करके पीसफुली कोई इसका हल निकालें। बर्मा का जो मोनार्क था, किंग जो भागिया डा था, उसने ब्रिटिश की इस डिमांड्स को, इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि वो अपनी टेरिटरीज ब्रिटिश को वापस देने का जो है ये मना कर दिया साफ साफ कि नहीं करूँगा। और रिलेशनशिप जो है फर्दर ख़राब और ख़राब हो गई, बद से बदतर हो गई, डिटोरिएट हो गए। अब जब डिटोरिएट हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं, तब आता है कोर्स ऑफ वॉर। तो अर्लियर जो ब्रिटिश का फेलियर, देखो 1824 और 25 में ब्रिटिश शुरू में हारती है हर जगह। तो ब्रिटिश फोर्सेस जो थे इनिशियली अंडर प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से तैयार नहीं थे, और ये रीजन जो है ना, इसकी इतनी जानकारी भी नहीं थी। इसकी वजह से बहुत सारे जो है ये सेटबैक से सफ़र हुए। ब्रिटिश की यह था कि हम बर्मा में हम घुसेंगे, बंगाल को, और बंगाल फ्रंटियर से आसाम और मणिपुर से, और बर्मीज फोर्स जो है वो बड़ी स्किल्ड थी जर्नल से, और ये जो है उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस डाला क्योंकि वो यहाँ के लैंडस्केप को जानते थे, फॉरेस्ट को अच्छी तरीके से जानते थे। ठीक है। और ब्रिटिश फोर्सेस को इन टेरेन्स में जो है बहुत मुश्किल हुई क्योंकि वो अनफेमिलियर थे, स्पेशली जो यहाँ के डेंस घने जंगल हैं, जो रिवर्स हैं, जो हार्टलैंड जो बर्मा की है। ठीक है। और सप्लाई चेन मेंटेन करना मुश्किल हो गया, जो इनका एक जो कम्युनिकेशन लाइन है जिससे इन्होंने जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सक्सेसफुल हासिल की। बर्मीज जो है गुरिल्ला टैक्टिक्स में, मार के जंगल में भाग जाओ, छुप जाओ, ठीक है, फैल कर पूरा एक पिच बैटल, सामने 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 की लड़ाई लड़ नहीं रहे, ठीक है, उन घने जंगलों में जिनको वो बहुत अच्छी से जानते हैं। तो इनको ब्रिटिश ने ना बड़ी कैजुअलिटी से, डिजीज़ जैसे, क्योंकि बारिशें वाला गीला एरिया, मलेरिया, डायसेंट्रीज, और सप्लाई चेन भी इतना एडुकेट नहीं था क्योंकि यहाँ की लैंडस्केप बड़ी टफ लैंडस्केप्स थी। ठीक है। फिर ब्रिटिश ने क्या किया, स्ट्रेटजी बदली, रीइंफोर्समेंट बढ़ाई। 1825 में क्या किया, ब्रिटिश ने अपनी पोजीशन जो है दोबारा से ताकतवर की, रीइंफोर्स की, और ट्रूप्स बुलाए, इंक्लूडिंग कुछ नेवल कंटिजेंसी जो थ्रू वाटर के अटैक करेगी। इसने जो है एडवांटेज दिया किस पे, बर्मीज पे, ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश जो है इरावदी जो रिवर है, जो मेन जो वाटरवे है बर्मा का, उसको ग्रेजुअली कैप्चर करना शुरू किया। इसके अलोंग जो है जो की सिटी, जो इंपॉर्टेंट शहर थे, ठीक है, कैप्चर हुआ रंगून। ब्रिटिश फोर्सेस ने जो है सर जनरल जो सर आर्चीबल्ड चैंपबेल है, उन्होंने जो है मॉडर्न डे जिसको यंगोन कहते हैं, तब रंगून कहते थे, इसको 1824 में इसको कब्जा कर लिया। अब रंगून जो है एक पोर्ट सिटी थी, की पोर्ट सिटी, एक इंपॉर्टेंट, जहाँ से शिप्स विप्स जो है कमर्शियल ट्रेडिंग होती थी, और ये ब्रिटिश के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ ट्रेड रूट खुलेगा, और ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री इनके लिए हुई। और फिर ब्रिटिश जो क्या करने लगे कि अब पोर्ट तो कैप्चर कर लिया, अब इनलैंड जो है अंदर और ज़मीनी जो है लैंड पे जो है घुसने लगे। ठीक है। कैपिटल सिटी थी बर्मा की, एवा, उसकी तरफ। ठीक है। सीज हुई प्रोमे की। 1825 में ब्रिटिश ने जो है बर्मा का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था प्रोमे, नाउ जिसको पाया कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट था इरेवडा रिवर में, और ब्रिटिश ने आखिरकार जो है प्रोमे को जो है इसको अपने कब्जा कर लिया। ठीक है। और रिवर कोर्स को भी, और यहाँ से रिवर कोर्स से क्या हुआ, अब थ्रू रिवर्स जो है क्या उनके लिए लॉजिस्टिक सामान आने लगा, हथियार, खाना, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, थ्रू दिस रिवर। फिर क्या हुआ, बर्मीज कोलैप्स 1826 में हो गया। क्या हुआ कि बर्मीज फोर्स बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, कंटिन्यूसली लगातार जो ब्रिटिश आर्मी जो उन पे प्रेशर डाल रहे थे। ठीक है।
जो किंग था उसकी जो कोर्ट थी वो पूरी तरीके से बिखर गई, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, अंदरूनी कन्फ्लिक्ट चालू हो गए, ठीक है। राइवल फ्रिक्शंस जो है एक दूसरे को रिमूव करने के लिए, हटवाने के लिए पावर से लड़ रहे हैं आपस में, और ब्रिटिश जो है कंटिन्यूसली एडवांस करती रही रॉयल कैपिटल जो है एवा की तरफ। अब बर्मीज फोर्स जो है वो डिफेंस में पूरी तरह के नाकाम रही, क्योंकि सुपीरियर ब्रिटिश की फोर्सेस के जो थी उसमें डिफेंस नहीं कर पाई और कंप्लीटली हार गई। जब हारी तो पीस निगोसिएशन स्टार्ट हुआ। जैसे ही ब्रिटिश एडवांस हुए तो बर्मीज मोनार्क जो था वो वॉर से पूरी तरीके से थक के, और जो इंटरनल उनके जो चल रहा था उससे पूरा तरीके से थक हार कर लास्ट में उसने कहा कि चलो एक पीसफुल सोल्यूशन करते हैं। उसने जो है बातचीत करने पे राजी हो गया और ट्रीटी हुई साइन यांगडाबू की। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ यांगडाबू, जो साइन हुई फरवरी 1826 में, जिसने इसका जो फर्स्ट जो एंग्लो बर्मीज वॉर था उसका कंप्लीटली खत्म हो गई, ठीक है। अब ट्रीटी में क्या था, ट्रीटी में सबसे पहले बर्मीज जो है लॉस हुआ, टेरिटोरियल लॉस हुआ, ठीक है। बर्मा को जो है अपना लार्ज पार्ट जो है ब्रिटिश को सबमिट करना पड़ा, जैसे अरकान है, ये रीजन जो है ब्रिटिश से अनेक्स कर लिया, ठीक है। अनेक्स किया था ना अर्लियर बर्मा ने, इससे वापस लिया। असम ये भी बर्मा ब्रिटिश के पास आ गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश के लिए कंट्रोल। अगर नॉर्थ ईस्ट पे अपना कंट्रोल डालना है तो असम को जो है कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। असम का कंट्रोल लिया। अच्छा, फिर क्या है, तेनेरसेरियम जो रीजन है बर्मा का साउथ ईस्ट कोस्ट, ये भी क्योंकि ये ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था, यहाँ पोर्ट्स बन सकते। बाकी एरियाज भी जो है ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आए, जैसे कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे, इरेवाडी है, अच्छा सितांग रिवर है, जो ट्रेड के लिए बहुत तगड़े रास्ते थे, ठीक है। जिसके अगर ये सी रूट से जो है ट्रेड सीधा शिप जो है पहुंच सकती हैं कहाँ पे, पोर्ट्स पे, और वहाँ से जा सकता है। तो ये सारा कुछ हुआ, ट्रीटी ऑफ यांगडाबू साइन हुआ, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर का खत्म। सेकंड बर्मीज वॉर क्यों शुरू हुई, ये कुछ शॉर्ट कन्फ्लिक्ट थी है ना, जो अप्रैल में शुरू हुई और नवंबर 1852 में ख़त्म हो गई, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश ने जो लोअर बर्मा वो भी कैप्चर कर लिया। अब ब्रिटिश ने क्यों इन्वेड किया लोअर बर्मा, देखो ब्रिटिश ने इन्वेजन किया सी रूट के थ्रू, पिछली बार वाली गलती नहीं की लैंड रूट वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज आई थी। ब्रिटिश ने जो है सी रूट के थ्रू जो है नेवल फोर्सेस को और लैंड फोर्सेस को जो है रंगून को दोबारा कैप्चर करने के लिए भेजा, ठीक है। ब्रिटिश जो रॉयल नेवी थी जिसके पास सुपीरियर नेवल फोर्स थी इस रीजन में, उन्होंने जो है वो रंगून पे पहुंची अप्रैल 1852 में, और कुछ छोटे से एंगेजमेंट हुआ बर्मीज डिफेंडर के साथ, और सिटी जो है मई को रंगून को कैप्चर कर लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पोर्ट भी, एक ट्रेडिंग सेंटर की तरह भी, और फेल विद लिटिल रेजिस्टेंस, कोई ज़्यादा वहाँ हंगामा हुआ नहीं। फिर ब्रिटिश एडवांस हुए इंटीरियर, रंगून गिरा तो ब्रिटिश फोर्सेज जो है ना क्विकली जो है सिटी ऑफ पेगू जो लोकेटेड था नॉर्थ में वो भी एनेक्स कर ले, जो एनेक्स किया था बर्मीज के द्वारा, दोबारा उससे छुड़वाया। जो पेंगन मिल थे, किंग पगन मिल, वो उसने डिफेंस तो करने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश की मिलिट्री फोर्सेस के सामने वो भी नाकाम रहे। एडिशनल री इन्फोर्समेंट बुलाया गया और कॉन्टिन्यूसली मार्च करते रहे। 1852 तक जो है अफेक्टिवली बर्मीज रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से तोड़कर लोअर बर्मीज को जो है कैप्चर किया। और बर्मीज रेजिस्टेंस और कोलैप्स, देखो बर्मीज जो फौज थी उन्होंने तो कुछ ना कुछ अपना भाई लड़े, लेकिन इतनी सुपीरियर फोर्स के सामने कंप्लीटली क्रश हो गए। लोअर बर्मा जो एक वाइटल इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो लोअर बर्मा है, अगर हम ट्रेड के नज़रिए से देखें, कमर्शियल पर्पजेस के लिए देखें, ठीक है, तो पूरा साउथ ईस्ट खुल जाता है, ठीक है। और पूरी तरीके से बर्माज को और कैप्चर किया। वहीं साइन हुई ट्रीटी ऑफ पेगू 1852 में। अब पेगू में जो है इसने जो है सेकंड एंग्लो जो है बर्मीज वॉर तो ख़त्म हुई, इससे टेरिटोरियल रोज। अब बर्मीज फोर्सेस को जो है लोअर बर्मा को भी जो है इंक्लूडिंग जो पेगू रीजन है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जैसे रंगून है, वो ब्रिटिश को देना पड़ा। तो लोअर बर्मीज का कंट्रोल भी किसके पास आ गया, और ब्रिटिश के पास। और ब्रिटिश ने फुल डोमिनेंस जो है इस रीजन में अपना दिखाया। इकोनॉमिक रिपरकशन, देखो ब्रिटिश को वार इंडेमनिटी भी पे करनी पड़ी, जिससे जो है इकोनॉमिक जो है किंगडमों पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा। पॉलिटिकल कंट्रोल, ब्रिटिश जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो लोअर बर्मा का उसका कंट्रोल करेगी और रेस्ट ऑफ बर्मा को, ऑल थ्रू रेस्ट ऑफ बर्मा जो पर्टिकुलर जो अपर रीजन है वो नॉमिनली जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में रहा, बर्मीज़ के कंट्रोल में रहा, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ये ले रहे हैं, रेवेन्यू पे कुछ हद तक कंट्रोल ब्रिटिश का ही है, तो कुछ नॉमिनली रहे, ठीक है।
अब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ, जो ट्रीटी जो है वो उसने जो है और ज़्यादा ब्रिटिश का कंट्रोल जो है बर्मीज रीजन में डाला। डिस्पाइट जो लोअर बर्मा है, और बर्मा जो है वो एक स्वर्गन किंगडम रही, किंग जो पेगन मिन है, लेकिन इंक्रीजिंगली सबऑर्डिनेट रही ब्रिटिश पावर के अंडर। कहीं ना कहीं जो है वो बाकी यूरोपियन पावर्स की के हद में जो है ब्रिटिश के पास मोर पावर थी इस रीजन में। ठीक है, फिर आती है थर्ड वॉर 1885 में। तब तक नॉमिनली कुछ था, लेकिन 1885 में जो है कन्फ्लिक्ट ब्रिटिश और किंगडम बर्मा के बाद में जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और रिजल्ट क्या होता है, कंप्लीट एनेक्सेशन बर्मा का ब्रिटिश इंडिया में, और इनकी स्वर्गनिटी खत्म हो जाती है। ब्रिटिश जो अपना कंट्रोल इंटायर कंट्री पे जो है डाल लेती है। ठीक है, हम देखते हैं क्यों। देखो 1880 में जो है जो बर्मा का जो राज्य था, जो कॉनबोंग डायनेस्टी का था, उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज थी। जो किंग जो थीबू था मिन, जो 1878 से 85 के बीच में था, जब वो थ्रोन में आया 1878 पे, जब वो तख्त पे बैठा, तो बहुत सारे लोग उसके अपोजिशन में थे। उसके कुछ राइवल्स भी थे, कोर्ट के थे, कुछ रीजनल लीडर्स थे, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे डिफरेंट एथनिसिटी के। तो बड़ी फ्रैक्शनलिज्म और कुछ इफेक्टिव लीडरशिप जो है नहीं थी। ठीक है, थीबा मिन की, और कंटिन्यूसली जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो बड़ी वीक थी, गवर्नेंस बहुत कमज़ोर थी। और ब्रिटिश को दिखा कि एक मौका, वो कह ना एक क्रैक दिखता है तो ये घुस जाते हैं। तो बर्मा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था सेकंड जो बर्मीज वॉर के बाद। जैसे ये रंगून जैसे की पोर्ट्स उनके हाथ में आ चुके थे, तो ब्रिटिश जो है वो एक्सपैंड करना चाहता था। ब्रिटिश चाहता था कि हम लोग जो है बर्मा को एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में जो है इंटर करवाएं। पर्टिकुलरली जो यहाँ का राइस, तिम्बर था, तीक था, मिनरल्स थे, वो बहुत इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ब्रिटिश के लिए मतलब सूंघ के पहुंच जाते थे। और ये रोकना भी चाहते थे, बाकी यूरोपियन पावर्स जो इस रीजन में है उनको भी रोकना चाहते थे, अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाहते थे यहाँ पे, स्पेशली फ्रेंच जो इनके एनिमीज हैं सेंचुरीज से। तो क्या किया जाए, क्या होगा जिससे जो है ब्रिटिश कंप्लीटली कंट्रोल कर लेंगे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, फिर जो है थिगबू ने क्या किया, रिफॉर्म लाए 1885 में। अब जो किंग थिगबू है उसकी जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे कि मैं पावर ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करूंगा अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, उनकी फैमिली और एडवाइजर्स के पास ही ज़्यादा पावर रहेगी। और बाकी जो कंट्री के लोग थे ना, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो कहीं ना कहीं पावर से दूर हुए। जब दूर हुए तो उन्हें जो है नाराज़गी हुई, जो नोबिलिटी थी, जो मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। ठीक है, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में है, वो जो ये इंटरनल डिसऑर्डर बर्मा में ये जो अंदरूनी जो ये हालात चल रहे हैं उनको देख रही थी, और उन्हें लगा कि अब जो है डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम लोग ब्रिटिश के इंटरेस्ट को यहाँ पे बचाएं। ब्रिटिश को ये डर था कि अगर बर्मीज मोनार्क जो है वहाँ का राजा कमज़ोर होगा तो वो फ्रेंच की मदद मांगेगा, और फ्रेंच की मदद मांगेगा तो ये जो है और बद से बदतर हो जाएगा, और ब्रिटिश जो है कंप्लीटली जो एलाइनेट हो जाएगी। और ब्रिटिश के ऑलरेडी खिलाफ थे वहां के नेशनलिस्ट लीडर्स। ठीक है, तो क्या वॉर जो 1885 की उसका प्रीटेक्स्ट, अब जो है ब्रिटिश अपनी हालात देख रही थी कि हमारे रिलेशनशिप दिन ब दिन खराब हो रहे हैं बर्मा के साथ, और पर्टिकुलरली जब बर्मीज लीडर थे तो उनको एग्जाइल कर दिया गया और एग्जीक्यूट, किसी को फांसी दे दी गई, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर रख लिया गया थीबा रेजिम के द्वारा। तो ब्रिटिश ने डिमांड किया गया कि ग्रेटर एक्सेस मिले बर्मा के ट्रेड का जो है वो ब्रिटिश को मिलना चाहिए, स्पेशली जो अपर बर्मा है। लेकिन थिगबा ने मना कर दिया साफ साफ। और ब्रिटिश जो एक तरीके के फॉर्मल प्रोटेक्टरेट थे बर्मा के, उन्हें मना कर दिया गया। जो ट्रीटीज वेरियस हुई थी उनमें इसके पास अपर हैंड था। और ये तब हद पार कर गई जब थीबा की गवर्नमेंट ने जो है ब्रिटिश के कुछ सब्जेक्ट जो मिशनरीज काम कर रहे थे वहां पे, ठीक है, उनको मार दिया रॉयल कैपिटल में। अब इससे जो है बर्मा पे वॉर जस्टिफाई हो जाएगी, ब्रिटिश को जस्टिफिकेशन का एक मौका मिल गया, और इन्होंने जो है अटैक लॉन्च कर दिया। इमीडिएट कॉज मिल गया ना। तो थर्ड बर्मा जो बर्मीज वॉर थी वो पहली बर्मीज वॉर की तरह बिल्कुल नहीं थी।
ये एक वेल ऑर्गेनाइज और रिलेटिवली एक स्मॉल मिलिट्री फोर्स के साथ लड़ी गई ताकि लेस कैजुअलिटीज थी, वेल इक्विप्ड और आउट नंबर्ड थे ब्रिटिश एडमिन। चाहे वो आउट नंबर थे, जो बर्मीज फोर्सेस थी वो इल इक्विप्ड थी और आउट नंबर्ड भी थी। ब्रिटिश इन्वेजन जो 1885 का, वो ना तो इतने तैयार थे, ठीक है, और ना जो है इतने वेल इक्विप्ड थे अगर हम कंपैरिजन करें किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। तो ब्रिटिश ने नवंबर 1885 में लॉन्च कर दिया। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी, सर जो हैरी प्रीडरगेस्ट थे, उनके पास 10,000 की फौज थी, आर्टिलरी और नेवल भी थी। अब ट्रूप्स ने एडवांस किया, ब्रिटिश ने जो जो एरियाज कंट्रोल किए हुए थे लोअर बर्मा के, वहाँ से चालू हुए चलना। कहाँ थे, मंडेला जो उनकी कैपिटल की उसकी तरफ। बर्मीज मिलिट्री ने जो नंबर में तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन ट्रेंड नहीं थी इतनी, और वैसे हथियार भी नहीं थे जैसे ब्रिटिश के पास है। थिकपा के पास जो ट्रेडिशनली और आउटडेटेड वेपन थे। अब लाठियों और तलवारों के साथ तुम थोड़ी लड़ोगे गन्स के सामने, ठीक है। तो क्या होता है, तो ब्रिटिश जो है वो उनके पास तो राइफल्स थी, आर्टिलरीज थी, नेवल सपोर्ट थी। तो आखिरकार ब्रिटिश जो है इरवड़ा से जो है एडवांस करती है रिवर से, है ना, बहुत कम रेजिस्टेंस के साथ, और 28 जो नवंबर 1885 को ब्रिटिश जो है मंडेला पहुंच जाती है, और जो रॉयल कैपिटल होती है बर्मा की, सिटी को पकड़ लेती है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के कब्जा कर लेती है। किंग थिकबा को जो है तख्त से हटा के जो है उसको जो है इंडिया भेज देती है। थिकबा जो है, थिकबा का पकड़ना जो है वो जो है कोनबोंग डायनेस्टी का जो है अंत बताया जाता है। बर्मा की जो है कोर्ट वो सरेंडर कर देती है। मंडेले का फॉर्म जो मंडेला है, मांडेले है, उसके गिरने के बाद जो है ब्रिटिश फोर्स जो है इफेक्टिवली पूरी मुल्क को जो है अपने कंट्रोल में ले आती है। बर्मीज को जो मोनार्क सिस्टम है उसको एबोलिश कर दिया जाता है, और ब्रिटिश जो है फॉर्मली डिक्लेयर कर देता है कि बर्मा जो है वो पार्ट है ब्रिटिश इंडिया का। समझे, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट जो है वो बन जाता है बर्मा। अब देखो आफ्टर मंडेला जो मांडले का जो गिरना है, मतलब तो ब्रिटिश कुछ रेजिस्टेंस जो है, कुछ बर्मीज रेबल्स हैं उनके द्वारा होता है रेजिस्टेंस, नो डाउट, लेकिन ब्रिटिश की फोर्सेस जो है इतनी सुपीरियर है, ठीक है, ऐसे जो अपराइजिंग है इनको क्रश कर देती है, और 1886 तक ब्रिटिश फुल कंट्रोल कर लेती है बर्मा का, और इंटायर किंगडम जो है वो नेक्स कर लिया जाता है और ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना दिया जाता है। समझ गए, तो कैसे वॉर हुए, कंसिक्वेंसेस क्या था। थर्ड जो एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, इसने जो है स्वर्गनीति बर्मीज जो किंगडम थी उसकी खत्म कर दी, और बर्मा की कॉमगैंग डायनेस्टी का फॉल हुआ, एग्जाइल कर दिया, और बर्मा जो है फुल्ली जो है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ गया और एक प्रोविंस बन के रह गया। ठीक है, समझे। अब जो है अब क्या है, तो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंट्रोल ले लेती है बर्मीज गवर्नेंस का, ठीक है। ब्रिटिश स्टाइल में एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम पूरा चेंज कर दिया जाता है ब्रिटिश के हिसाब से, तो उनके ट्रेडिशनल सिस्टम जो है पूरी तरीके से जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है, ये था ये जो है वेरियस जो है 3 वॉर्स हुई, और उसके बाद जो है कंप्लीटली जो है बर्मा को जो है अनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। हमने पूरा बैकग्राउंड पढ़ा, हमने किस तरीके से वॉर शुरू हुई, कैसे कैसे कोर्स ऑफ वॉर चला, तो पूरा तरीके से इस तरीके से बर्मा जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनता है। समझ गए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, हम बर्मीज का कन्क्वेस्ट तो पढ़ चुके हैं ना, हम नेक्स्ट चलेंगे और हम पढ़ेंगे तिब्बत के बारे में, जो तिब्बत को कैसे इंडिया इंटीग्रेट करने की कोशिश करती है अपने अंडर। तिब्बत का होता है 1903 और 4 के बीच में जो पहली एंग्लो तिब्बत वॉर होती है। जो 1903 में जो है, जो ब्रिटिश इंडिया की अथॉरिटी है, लीडरशिप किसकी, लॉर्ड कर्जन बड़ा ही जो है वाइस रॉय था तब इंडिया का। तो इसने क्या किया कि मैं अपने जो है इंटरेस्ट जो है ब्रिटिश के इंटरेस्ट वो तिब्बत में डालूंगा, ताकि जो है मैं रशिया जो है उसको रोकूंगा कि वो कहीं इंडिया में इन्वेड ना करे या इस रीजन में इन्फ्लुएंस ना करे, ठीक है। ब्रिटिश जो है अपना मिलिट्री मिशन भेजती है कि कोई ट्रीटी साइन करवाए तिब्बत गवर्नमेंट से। तो यंग हस्बैंड जो एक्सपीडिशन है, यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन 1930 में फ्रांसिस यंग हस्बैंड जो है एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर और सोल्जर होता है, वो एक्सपीडिशन स्टार्ट करता है तिब्बत का, और तिब्बत को जो है मजबूर करता है कि वो एक्सेप्ट करे ब्रिटिश के टर्म्स, ट्रेड और डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट।
इस एक्सपेडिशन में मिलिट्री फौज भी साथ में जाती है, आर्मी भी, सप्लाई की कॉन्वॉय भी, आर्टिलरी और इन्फेंट्री भी, के पहले ट्रीटी से करेंगे, नहीं माने तो मजबूर करेंगे, फौज से हम लोग ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि ब्रिटिश जो है वो फोर्सेस मार्च करती है ब्रिटिश इंडिया से तिब्बत में, क्रॉस करती है हिमालय और इंटर होती है तिब्बत में, ईस्टर्न पास जो तिब्बत कैपिटल का है लहासा के पास से। ब्रिटिश इनिशियली कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करती है, थोड़ी सी मतलब वहाँ के लोग जो है, वहाँ के लोगों से, तिब्बत फोर्सेस से, लेकिन इक्विप्ड विद काउंटर ब्रिटिश मिलिट्री तो हमेशा से सुपीरियर थी, और वो फोर्स करती है तिब्बत गवर्नमेंट को कन्वेंशन ऑफ लहासा 1904 साइन करने पे, जो क्या कि ब्रिटिश को बहुत हद तक फ़ायदा देगा कि वो जो है बहुत सारे ट्रेड में और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है तिब्बत में बनाने के। अब प्रोविजंस क्या थे लहासा के, ये ट्रीटी जो है 1904 में साइन की जाती है। ठीक है, 1904 में सितंबर में। ठीक है, किस किस के दौरान ये अल्टर, देखो फंडामेंटली अल्टर कर देती है तिब्बत की जो इंटरनेशनल स्टेटस है और उसका रिलेशनशिप है ब्रिटिश के साथ भी और चाइना के साथ भी। कैसे, देखो ये ट्रीटी जो है ब्रिटिश को ये प्रिविलेज ग्रांट करती है, ब्रिटिश को ये प्रिविलेज ग्रांट करती है तिब्बत में, ट्रेड के प्रिविलेज खासकर, कि ब्रिटिश जो है वो सिक्योर कमर्शियल इंटरेस्ट जो भी हैं ब्रिटिश के तिब्बत के, वो ब्रिटिश के जितने भी इंटरेस्ट थे तिब्बत में कमर्शियली, जो मतलब कमर्शियली मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के पैसों के इकोनॉमिकली, वो ब्रिटिश के हक में होंगे। जो ब्रिटिश के मर्चेंट्स हैं, जो बिजनेसमैन्स हैं ना, जो उनको राइट दिया जाएगा, उनको हक दिया जाएगा तिब्बत में ट्रेड करने का, वो भी फ्री एक्सेस दिया जाएगा ट्रेड का, कोई इन पे कस्टम ड्यूटीज ये वो नहीं लगेंगी। ठीक है, ब्रिटिश गुड्स पे। डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, देखो ट्रीटी ने एस्टैब्लिश किया कि ब्रिटिश का डिप्लोमेटिक मिशन है लहासा में। ठीक है, और यहाँ से जो है फॉर्मल एक ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेशन तिब्बत में चालू हो गया। तो मिशन ने जो है ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस जो है तिब्बत की फॉरेन पॉलिसी में भी लगाया, किस तरीके से वो दूसरी कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व होगा। पहले इंडिपेंडेंट था लेकिन अब ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था, समझे। तिब्बत एक्नॉलेजमेंट ऑफ चाइना सुजर्निटी, अब चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है। ट्रीटी ये रिक्वायर करती है कि तिब्बत को माननी पड़ेगी कि वो चाइना के अंडर रहता है। ठीक है, चाइना की हक है इस रीजन में। ये एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक कंसेशन था। तिब्बत जो रेजिस्ट कर रहा था, जो रुक रहा, चाइना का कंट्रोल, कि मेरे पे चाइना का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंट रहना, ऑटोनॉमस रहना है, लेकिन इस ट्रीटी ने इंपोज कर दिया डायरेक्ट चाइना का रूल तिब्बत पे। अब तिब्बत वाज अलाउड टू मेंटेन ए डिग्री ऑफ इंटरनल, कुछ हद तक थोड़ी सी ऑटोनॉमी रहेगी, बाकी सब जो चाइना बोलेगा वही करना पड़ेगा। ठीक है, इंडेमनिटी। अब ट्रीटी को ये रिक्वायर था कि वो पे करेगा ब्रिटिश को, जो मिलिट्री कैंपेन उन्होंने किया ना तिब्बत में, उसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल पेनल्टी जो है इंपोज की गई तिब्बत पे, तभी ही इस रीजन से जो है ब्रिटिश विड्रॉ करेगा। तो इस रीजन से अगर मैं बताऊं तो ठीक है, ब्रिटिश का कुछ हद तक इन्फ्लुएंस इस रीजन में रहेगा। ठीक है, वो रशिया को काउंटर कर सकेंगे, लेकिन एक्चुअल फायदा जो है चाइना का ही हुआ इस पूरे, ठीक है, डिस्प्यूट में, समझे। तो खासकर मैं मानो तो एक ट्रीटी का नाम याद नहीं, लहासा का, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें इनका कोई फ़ायदा ज़्यादा हद तक हुआ नहीं। ठीक है, और यही था इनका और ब्रिटिश का और तिब्बत का जो है कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेपाल के साथ क्या किया इन्होंने। देखो 1814 और 1816 के बीच में जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है फौज का, दोनों फौजों का आपस में, ब्रिटिश का भी और किंगडम जो नेपाल है उनका चालू हो गया। और ये प्राइमरी था कि जो टेरिटरी है मॉडर्न डे नेपाल की और जो नॉर्थ इंडिया की, ठीक है, ये वार जो है ना, वो ब्रिटिश ये चाहते थे कि हम अपना कंट्रोल जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रखें। और इस टेरिटरीज का जो है, जब टेरिटरी आपस में जो है ना, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट तो होते ना, दो नेबरिंग किंगडम थे, गोरखा किंगडम जो है वो दिन ब दिन पावर में राइज हो रही थी, और वो जो है अपनी टेरिटरीज को बढ़ा रही थी। कहाँ, ब्रिटिश की कंट्रोल टेरिटरीज जो थी। ठीक है, उसके बीच में जो है, अब जो तराई रीजन है, जो उत्तराखंड का रीजन है, ये पास के बाकी रीजन से, इस रीजन में गोरखा किंगडम जो है नीचे नीचे एक्सपैंड कर रही थी, और ये वॉयलेट कर रही थी ब्रिटिश की सोवरेनिटी। ठीक है, और ये वॉर एंड होती है ट्रीटी ऑफ सेगोली के साथ 1816, जिससे नेपाल का बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल लॉस होता है ना।
बट वो अपनी स्वर्गनिटी फिर भी बचा के रखते हैं, ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। कैसे? ब्रिटिश जो है लेट जो गोरखा एक्सपेंशन पढ़ते हैं आप, 18 और 19 सेंचुरी में जो है ना गोरखा जो है लीडरशिप, जैसे पृथ्वी नारायण शाह है जो यूनिफाई करता है छोटे छोटे किंगडम जो है काठमांडू वैली के, एक लार्जर और पावरफुल एम्पायर बनाता है किंगडम नेपाल का। गोरखास जो थे वो मिलिटरली बड़े पावरफुल थे, वो अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करना चाहते थे कंक्वेस्ट के जरूर, और ज़्यादातर जो नेबरिंग स्टेट है जैसे सिक्किम, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट में आते रहे। उनके जो एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस थे कि हम अपने किंगडम को बड़ा करें, उसकी वजह से ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आते हैं। किसके? ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आते हैं ब्रिटिश के। ठीक है, इनके साथ इनके आमना सामना जो है झगड़ा होता है। ब्रिटिश के क्या कंसर्न्स थे, उनको क्या टेंशन थी? उनको ये था कि उनके ग्रोइंग इंटरेस्ट थे, ब्रिटिश के दिन ब दिन इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ ही रहे थे, पर्टिकुलरली जो सिक्किम है, बंगाल है, जो नॉर्थ वेस्टर्न है या नॉर्थन फ्रंटियर है। तो गोरखा जो दिन ब दिन अपनी एम्पायर को बढ़ा रहे हैं और इंडियन बॉर्डर्स के अराउंड, इनके लिए ब्रिटिश के लिए खतरा था। ब्रिटिश को ये, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में थी वो उन्हें ये खतरे का अंदाज़ा था। टेंशन बढ़ने लगी जब गोरखा ने जो है तराई रीजन जो है, जो साउथर्न फुटिल जो नेपाल का जो जिसकी बॉर्डर है, जो बड़ा ही फर्टाइल लैंड है जहाँ पे क्रॉप्स के लिए हर चीज़ के लिए, ठीक है, यहाँ पे जब ये अनेक्स किया ये पार्ट तराई रीजन किया, तो ये नॉमिनली कंट्रोल किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश ने इस अनेक्सेशन को ऐसे देखा कि ये तो डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है हमारी टेरिटरी कंट्रोल को। डिप्लोमेटिक फेलियर। इनिशियली जो है ब्रिटिश ने अटेम्प्ट किया कि हम इस इशू को जो डिप्लोमेटिकली हम बातचीत करके रिजोल्व करेंगे, हम उनको बोलेंगे आप जो है बैक ऑफ हो जाओ इस एरिया से। लेकिन टेंशन बहुत बड़ी, फिर मिलिट्री आई। मिलिट्री का जो है लड़ाई होना जो है आमने सामने जो है वो अब इनएविटेबल था, वो मतलब नामुमकिन था कि नहीं रुकेगा। और ब्रिटिश का जो गोरखास का जो पोटेंशियली जो अलायंस था मराठा या फ्रेंच के साथ, वो भी एक तरह के जो ब्रिटिश के दुश्मन थे, वो भी एक देखा जा रहा था एरिया ऑफ टेंशन। तो वॉर शुरू होती है 1814 से 1816 के बीच में, इनिशियल बैटल। ब्रिटिश इंडिया के कंट्री जो क्लाउड मार्टिन है, जो लेड बाई क्लाउड, जो मेजर जनरल थे, उन्होंने जो है लोकल रूलर्स की मदद से जो है डिक्लेयर कर दिया नेपाल पे वॉर। और ब्रिटिश फोर्सेस ने जो है इनिशियली जो है वो तराई रीजन से अटैक करना शुरू किया और लोग इनको गोरखास को पुश किया हिली रीजन्स की नेपाल के इंटीरियर पार्ट में। अब गोरखा जो है चंद्रशेखर जो उपाध्याय थे और अमर सिंह थापा थे, उन्होंने एक बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस इनके खिलाफ किया। बहुत सारे जो है नेपाल की जो रिजिड माउंटेनस टेरेन है ना, जो क्योंकि जो लैंड है उसका फ़ायदा लिया। और गोरखा लड़ने में बड़े खतरनाक वॉरियर्स थे, उनको माउंटेन्स की बहुत सारी तरीके आते थे कि किस तरीके से छपना, कैसे लड़नी है यहाँ जंग, ठीक है। लेकिन डिफ़िकल्ट फॉर द ब्रिटिश फोर्सेस टू, अब ब्रिटिश इस पहाड़ी एरिया से इतना जल्दी तो इंटर नहीं हो सकते ना, एडवांस नहीं कर सकते। लेकिन ये पेस हमेशा के लिए रखनी तो नहीं, क्योंकि अब ब्रिटिश के पास तो बेशुमार रीइंफोर्समेंट है, गोरखा के पास थोड़ी है उतने रिसोर्सेज और आर्टिलरीज भी नहीं जैसे ब्रिटिश के पास है। रीइंफोर्समेंट का भी एक्सेस था। ब्रिटिश के पास टैक्टिकल एडवांटेजेस हर बार होता था, उनके पास आर्टिलरी हमेशा सुपीरियर थी, मिलिट्री ट्रेनिंग, रीइंफोर्समेंट लाने का इंडिया से। तो ब्रिटिश फोर्सेस ने क्या किया, डिवाइड करने लगे नेपाली फोर्सेस को, तो और मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक करने लगे, ठीक है। अब गोरखास का जो डिफेंस था वो इतना स्ट्रेच नहीं हो सकता था। एक ही बैटल आती है नाला पानी की 1814 में, जहां गोरखा फोर्सेस जो है खजी अमर सिंह थापा के द्वारा जो मैनेज की गई थी, वो डिफेंड कर रहे थे एक फोर्ट देहरादून के पास। और बहुत बड़ी फोर्स थी ब्रिटिश की, जो सेवरल मंथ तक चला, बहुत महीनों तक। और गोरखास जो है वो इवेंचुअली सरेंडर कर जाते हैं क्योंकि सप्लाईज नहीं होती इनके पास इतनी। गोरखा का रिस्पॉन्स इनिशियली जो है डिफेंस में जो है ना स्ट्रॉन्ग डिफेंस किया माउंटेन्स रीजन्स में, लेकिन ना उतनी रीइंफोर्समेंट थी, पर्टिकुलरली ना तिब्बत से ना दूसरे रीजन से, ये भी एक डिसएडवांटेजेस था। और गोरखास जो थे ना, इनके पास लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी थी, टफ टेरेन थी, फूड इतना नहीं था, एमुनेशन इतने नहीं थे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। वहीं ब्रिटिश ने इसी बात को एक्सप्लॉइट किया, नेपाल के इंटरनल डिवीजन को, जो अंदरूनी बटे हुए थे, एक राइवल को दूसरे से लड़ाया, जो हर जगह उन्होंने किया, ठीक है। और टर्निंग पॉइंट क्या था, 1815 में क्या हुआ, ब्रिटिश जो मेजर ऑफेंसिव जो था वो काली घाटी का जो रीजन था वहाँ पे अटैक किया, जो इंटीरियर नेपाल के को ब्रिटिश इंडिया के साथ कनेक्ट करता है।
ब्रिटिश जो गोरखा लीडरशिप थी उन्होंने अपनी पोजीशन को रिकंसिडर किया। अब गोरखा जनरल जो अमर सिंह थापा थे उन्हें बहुत बड़ी हार हुई यहाँ पे, और आफ्टर द ब्रिटिश जो ब्रिटिश ने क्या करी, इस हार के बाद की जो फोर्ट से बड़े बड़े किले थे और आउटपोस्ट थी जो और बड़ी बड़ी जो जो चौकियाँ थी उनको पकड़ लिया, कब्जा कर लिया। गोरखास इतनी लंबी जंग के बाद जो है ना थके हारे जो है उन्हें प्रेशर फील हुआ मल्टीपल फ्रंट से, जब तो मिलिट्री भी और डिप्लोमेटिकली भी उन्होंने वो मजबूर हो गए सरेंडर करने पर। और ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सेगोली। हमने ये ट्रीटी पढ़नी है सिर्फ। इतने महीनों की जंग के बाद आखिर 1816 में कन्फ्लिक्ट एंड होती है ट्रीटी के साथ। ट्रीटीज के साथ होती है टेरिटोरियल लॉस होता है नेपाल को। नेपाल जो है वो लूज करती है बहुत सारा अपना जो है एरिया, इंक्लूडिंग जो है तराई रीजन जो इनिशियल कन्फ्लिक्ट का कारण बना था, जो इनिशियली लड़ाई का कारण बना था, कमाऊ का पार्ट, गढ़वाल का रीजन जो बॉर्डर है ब्रिटिश का, जो ब्रिटिश जो कंट्रोल करती थी ये टेरिटरीज। ठीक है, ये टेरिटरीज या तो ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले ली या जो अलाइज थे जो वॉर में इनके साथ नेपाल के खिलाफ लड़ रहे थे उनको दे दी। अब जो इतनी जरखेज़, इतनी जो बेहतरीन ज़मीनें थी वो पूरी तरीके से नेपाल से चली गई। बहुत सारी लोकेशंस नेपाल से छीन ली गई जो की स्ट्रेटेजिकली लोकेशंस। इसने जो है नेपाल को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेपाल ने ऑल थ्रू जो नेपाल है, ठीक है, वो क्या था, ऑल थ्रू नेपाल जो है उसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, लेकिन उसे ब्रिटिश सुप्रीमेसी माननी पड़ी कि फॉरेन अफेयर्स कभी भी कुछ अगर डिसीजन लेना पड़ेगा तो ब्रिटिश से पूछ कर। इट मेंट कि नेपाल को एक्सेप्ट करना पड़ा ब्रिटिश का कंट्रोल अपने एक्सटर्नल रिलेशन, किसी दूसरे मुल्क के साथ जब वो रिलेशन बनाएंगे ट्रेड डिप्लोमेसी के, तो ब्रिटिश की इजाज़त के बिना नहीं होगा। ब्रिटिश ने अपना एक रेजिडेंस यहाँ डिप्लोमेटिक ऑफिसर जो है वो काठमांडू में स्टेशन किया, जो इसकी खबर जो है ब्रिटिश इंडिया को बताता रहेगा कि कैपिटल में क्या हो रहा है। इससे जो है ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस फर्दर नेपाल में जो है और जो है इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में जो है मजबूत हो गया। समझे कि नहीं समझे? ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो पॉलिटिकली और टेरिटोरियली इन्फ्लुएंस हुए, मिलिट्री कंसेशंस। नेपाल को अब ये रिक्वायर्ड था कि वो अपनी मिलिट्री का साइज कम करेंगे और वो लार्ज आर्मी को जो है स्टैंडिंग आर्मी को नहीं रखेंगे। अब इसने जो है ये बात को भी कमज़ोर कर दिया कि अगर कोई अटैक करेगा वो डिफेंड भी नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं कर पाएंगे फ्यूचर। ब्रिटिश ने जो है ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो नेपाल में रहेंगी अगर पीस को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, और प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश के जो है इंटरेस्ट नेपाल में। सेसेशन ऑफ टेरिटरी। अब जो है इस ट्रीटी ने जो है ये स्टिमुलेट किया कि नेपाल जो है वो अपना कंट्रोल ऑफ लैंड जो है काली रिवर है इंक्लूडिंग सिक्किम, गढ़वाल और कमाऊ का जो है वो या तो एनेक्स या तो ब्रिटिश के अंडर होगा या जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड जो सिस्टम है वैसलेज सिस्टम जो ब्रिटिश के आगे काम करने वाले उनके अंडर होगा। अब नेपाल ने अपनी टेरिटरी तो खो दी, लेकिन वो कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, पर्टिकुलरली काली रिवर के थ्रू और बाकी ट्रेड रूट के द्वारा, ताकि इंडियन मार्केट का उनको एक्सेस मिलता रहे। वो इनका फायदा भी था। ठीक है, समझे? तो ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंग्लो अफगान रिलेशनशिप। अब ब्रिटिश जो इंडिया है उसका अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप था, क्या एनेक्स किया, कॉन्कर किया, क्या था, वो सारे हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम ब्रिटिश का अफगानिस्तान के साथ अगर रिलेशनशिप पढ़े ना तो बड़े ही कॉम्प्लेक्स थे, बड़ी ही गंदी हिस्ट्री है यहाँ की। यहाँ का जियोपॉलिटिक्स कंपटीशन जो था, वो जो बिग गेम का पार्ट था, जो ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर, तो ये सिर्फ अफगानिस्तान को कन्क्वेस्ट करने की बात नहीं थी, ये रशिया का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में रोकने का, ठीक है, और उनका जो है कन्क्वेस्ट ब्रिटिश इंडिया को रोकने का वो इंटरेस्ट, वो बड़े बिग गेम का पार्ट थे। क्योंकि अफगानिस्तान जो है ना वो सिचुएटेड है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बिटवीन ब्रिटिश इंडिया और सेंट्रल एशिया के। अगर ब्रिटिश जो है वो अफगानिस्तान को कॉन्कर करती है तो पूरे सेंट्रल एशिया का कन्क्वेस्ट मिलेगा उसको रास्ता मिलेगा, इन्फ्लुएंस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है और इंटरेस्ट अपने हिफाजत कर सकता है। ठीक है,
तो ये एक फोकल पॉइंट था ब्रिटिश की फॉरेन पॉलिसी का और ग्रेट गेम का पार्ट भी। आप देखोगे रशिया भी वहाँ घुसा, उसके बाद फिर आप देखोगे यूएस रहा अभी कितने सालों तक। तो वो एक बड़ा ही तगड़ा है अफगानिस्तान, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ब्रिटिश का एम था कि वो कंट्रोल मेंटेन करे इंडिया का, वाइल जो रशिया था, ताकि वो रशिया के जो एक्सपैंड कर रहा साउथ वेस्ट उसको भी रोके, जो यूएसएसआर था। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि अफगानिस्तान एक क्या है, एक कंटेस्टेड बफर स्टेट, कि हम एक बफर स्टेट बनाएंगे इसको, ताकि जो है वो फर्दर एक्सपैंड ना कर सके इंडिया में या कहीं और। देखो यहाँ पे मिलिट्री के हिसाब से भी लड़ाइयाँ होती है, यहाँ पे डिप्लोमेटिक मनूवरिंग भी होती है। हर तरीके से ब्रिटिश ने चाहा इसको सॉर्ट करने का। तो पहली फॉरवर्ड पॉलिसी आती है। देखो ये एक फॉरगन पॉलिसी है, इसका नाम है फॉरवर्ड पॉलिसी, जहाँ इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है अर्लियर से मिड 19 सेंचुरी के दौरान, पर्टिकुलरली जो लीडरशिप ऑकलैंड था, जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, जो वॉइस रॉय था, ठीक है, गवर्नर जनरल था, 1886 से 1842 के दौरान जो फॉरवर्ड पॉलिसी है उसका प्राइमरली एम यही था कि हम ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस इस रीजन में, पर्टिकुलरली अफ़गानिस्तान में अपना जो है, अपना ये दबदबा या अपना इन्फ्लुएंस, मतलब कि यहाँ के जो डिसीजन मेकिंग है, यहाँ के पॉलिटिक्स है, यहाँ का ट्रेड है, वहाँ पे ब्रिटिश का कुछ ना कुछ होना चाहिए। और किसी तरीके से हम जो रशिया एक्सपैंड कर रही है सेंट्रल एशिया में, उसको रोकना है। जो एक किस्म का डायरेक्ट थ्रेट देखा जा रहा है ब्रिटिश इंटरेस्ट का इंडिया में। जो ब्रिटिश के जो इंडिया में जो फ़ायदे हैं, जो उनके जो इंडिया में वैल्यू है, उसको जो है रशिया कहीं ना कहीं हमारे जो है क्या थ्रू अफ़गानिस्तान कहीं इन्वेड ना कर दे इंडिया में। ग्रेट गेम। देखो अगर फॉरवर्ड पॉलिसी को समझने के लिए हमें ग्रेट गेम का कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा। जो जियोपॉलिटिक्स की जो स्ट्रगल थी रशिया और ब्रिटिश की और रशिया की, वो था कि कंट्रोल करना है सेंट्रल एशिया को और उसके जो इर्द गिर्द जो आसपास के एरियाज़ हैं, जो इलाके। और दोनों एम्पायर्स जो थे वो चाहते थे कि हम लोग जो अपने जो फ्रंटियर से, मतलब अपने जो जैसे नॉर्थ वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है, इनको जो है जो बाउंड्रीज हैं उनकी हमने कंट्रोल करना है। और ब्रिटिश जो थे उन्हें ये पर्टिकुलरली ये इस बात की चिंता थी कि कहीं रशिया जो है वो इंडिया की तरफ ना एक्सपेंड करे। उसी के लिए ये तिब्बत में घुसे, उसी के लिए इन्होंने पंजाब सिक्योर किया, ताकि हम उसी के लिए ये अब अफ़गानिस्तान में घुसेंगे। उन्हें ये डर था कि अफ़गानिस्तान अगर गिरा रशिया के इन्फ्लुएंस में, तो रशिया को एक बेस मिल जाएगा इन्वेजन लॉन्च करने के लिए ब्रिटिश जो कंट्रोल कर रही है इंडिया। समझे? इसी बैकग्राउंड में होती है पहली एंग्लो अफगान वॉर, जो 1839 और 1842, इसको अफगान एडवेंचर भी कहते हैं। हिस्ट्री कहती है अफगान एडवेंचर ब्रिटिश के द्वारा, कि इन्होंने एडवेंचर ही किया था और कुछ नहीं इनसे हुआ यहाँ पे। अब जो है फर्स्ट सिग्निफिकेंट पहली जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होती है ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच में, वो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर उसे कहते हैं। अब ब्रिटिश को रशियन इन्फ्लुएंस का डर था कि कहीं अफगानिस्तान में वो इंस्टॉल ना करे, और फ्रेंडली रूलर्स जो है अफगानिस्तान का, काबुल का, वो रशिया की तरफ थोड़ा झुका हुआ था। 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर देती है, घुस जाती है अफगानिस्तान में और वहाँ के रूलर को वहाँ से डिस्पोज कर देती है, जिसका नाम है अमीर दोस्त मोहम्मद खान। और वहाँ उसकी जगह जो है शाह शुजा दुर्रानी जो है अपना मर्जी का एक पपेट रूलर, क्या ठीक है, और अमीर दोस्त मोहम्मद को जो है इंडिया में वो जो है एग्जाइल कर देती है जेल में। अब इनिशियली तो यहां जीते, लेकिन ब्रिटिश को एक अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस, एक सरप्राइज मिलने वाला था, जो अफगान ट्राइब्स है। अब ये तो बड़े जजारू लोग हैं। अलेक्जेंडर कहता था कि यू कैन एस्केप फ्रॉम द जॉ ऑफ लाइन, है ना, कि तुम जो है शेर के पंजे से बच सकते हो, सांप के जहर से बच सकते हो, लेकिन अफगानी अगर बदले की भावना से, मतलब अगर अफगान किसी से बदला लेना है ना, तो तुम दुनिया के किसी भी बिल में छुप जाओ, तुम नहीं बचोगे। तो अफगान ट्राइब्स जो है यहाँ पे रिवोल्ट में उठ जाती है, अपराइजिंग हो जाती है। तो 1842 में जो है ब्रिटिश जो है सफ़र करती है एक डिजास्टर डिफीट। तो ब्रिटिश की जितनी भी फोर्सेस थी वो पूरी तरह से मार कर वहाँ से भगाया जाता है काबुल से।
कुछ थोड़े से सोल्जर जो हैं बचते हैं। ठीक है, ये वॉर एंड होती है पेशावर की ट्रीटी के साथ 1842 में। जो दोस्त मोहम्मद जिसको इंडिया में जेल में डाला हुआ था, दोस्त मोहम्मद खान, उसको दोबारा थ्रोन पे बिठाया जाता है और पूरी तरीके से जो है ब्रिटिश जो इंटरफेयर कर रही थी अफगान में वो ख़त्म कर दी जाती है फॉर द टाइम। अब डिजास्टर हुआ ना अफगान एडवेंचर, ठीक है। अब आता है लिटन, ऑकलैंड गया, लिटन आया इंडिया में। अब लिटन बड़ा ही एक्सपेंशनिस्ट था, उसे कुछ ना कुछ करना था, चाहे वो तिब्बत में घुस रहा है, चाहे वो नेपाल में घुस रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, उसको करना है। और अफगानिस्तान फिर बन गया एक सेंटर ब्रिटिश की और रशिया की राइवलरी का। रशिया एडवांस कर रही थी सेंट्रल एशिया की तरफ और डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान की तरफ भी, और ये फिर से चिंता का विषय बन गया ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन को लगा कि कहीं अफगानिस्तान पोटेंशियली गिर ना जाए रशिया के इन्फ्लुएंस में। शेर अली खान जो अमीर था अफगानिस्तान का, वो कुछ न्यूट्रल ग्राउंड ढूंढ रहा था कि मैं रशियन के साथ भी डील करूं 1870 में और मैं ब्रिटिश के साथ भी, ठीक है, अलाइन करूं, रशिया और ब्रिटिश दोनों की तरफ में बीच में रहूं। ये अलार्म लगा कि ब्रिटिश की जो स्ट्रेटेजिक सर्कलिंग थी, पर्टिकुलरली ग्रेट गेम के कंटेक्स्ट में, कहीं ना कहीं वो फेल हो रहे थे। यहीं पे आती है जो इससे पहली एक पॉलिसी थी कि मास्टरली इनएक्टिव, वो तो फेल होगी। उससे पहली एक जो थी, जो मैंने आपको बताई थी ऑकलैंड की प्राउड, वो क्या थी, अरे मैंने अभी तो बताया, फॉरवर्ड पॉलिसी, वो तो फेल हो गई। तो ब्रिटिश आते घूमते हैं प्राउड रिजर्व। ये पॉलिसी एसेंशियली कि हम लोग डिप्लोमेसी, बातचीत, निगोसिएशन के थ्रू जो है, जो लिटन ने अडॉप्ट की थी। लिटन वैसा है नहीं था कि मैं ब्रिटिश की सुपीरियरिटी दिखाऊंगा, ठीक है, मैं एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद रिलेशनशिप जो है अफगानिस्तान के साथ बनाऊंगा बिना किसी के इन्फ्लुएंस के। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, ये प्राउड रिजर्व जो है, ये ब्रिटिश के डिसीजन को जो है कि ना हम नॉट एक्ट पैसिवली और शो डिप्लोमेटिक डिफरेंस, बट इंस्टेड एक स्टैंड फर्म जो असर्ट करेंगे ब्रिटिश स्ट्रेंथ का और इंटरेस्ट का, कि हम लोग ना तो चुपचाप बैठे रहेंगे ना हम कुछ और करेंगे, हम सीधा अपना बताएंगे कि ये हमारा स्टांस है अफगानिस्तान पे, हम इस तरह के हैं, हम ब्रिटिश की ताकत दिखाएंगे। देखो कुछ कोर एलिमेंट्स बताते हैं कि हम इंगेज नहीं करेंगे इंटरनल अफेयर्स में ब्रिटिश के। प्राउड फॉरवर्ड देखो, प्राउड फॉरवर्ड में कि ब्रिटिश ने ये चूज़ किया कि हम डिप्लोमेटिक, हम एक डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है, और हम डायरेक्टली इन्वॉल्व किसी तरीके से हम डायरेक्टली जो है शामिल नहीं होंगे इंटरनल जो अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है अफगानिस्तान की, तब तक जब तक कि एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो कि अब करना ही पड़ेगा। लेकिन हम ये भी बताया कि जब अफगानिस्तान का किसी दूसरी कंट्रीज के साथ, किसी आउटसाइड पावर्स के साथ अगर कुछ होगा तो हम फोर्सफुली, हम जबरदस्ती जो है अपने इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, शेरशाह, अब ब्रिटिश ने तो क्लियर कर दिया कि हम क्या करेंगे। उसने कहा कि हम नो लॉन्गर, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे अफगानिस्तान अगर किसी तरीके से डील कर रहा है रशिया के साथ। तो लिटन ने क्या किया, शेरशाह को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट, अलग करने की कोशिश की, उस पर प्रेशर डाला कि वो ब्रिटिश का मिशन जो अफगानिस्तान में भेजा उसको माने। लेकिन अब अफगान तो अफगान है, अमीर ने पूरी तरीके से मना कर दिया कि वो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव को जो है अफगानिस्तान में नहीं माने, कि हम नहीं यहाँ उसको बिठाएंगे, जो ब्रिटिश ने बहुत जगहों पे किया था। ठीक है, हम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हमारी पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं होगा, ये मिशन फेल हो जाता है। अब डिप्लोमेटिक्स, अब इंस्टेड ऑफ कंसिलिएशन कि बातचीत करो, मामला टिपटाओ, इसने जो है पॉलिसी असर्टिव डिप्लोमेसी कि मैं अपनी बात जो है उसने क्लियर कर दी कि अफगान शुड एक्सेप्ट, कि अफगान को हमारे ब्रिटिश पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है काबुल में वो मानना पड़ेगा, हमारे लोग वहाँ रहेंगे। और अल्टीमेटम दे दिया कि शेरशाह को फोर्स किया गया कि माने, कोई निगोसिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। अब प्राउड रिजर्व मेंट के ब्रिटिश जो है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत और उसकी वो दिखाने की कोशिश की, कॉम्प्रोमाइज़ और निगोसिएशन कोई नहीं होगा अफगानिस्तान के साथ। ब्रिटिश भी तो अपनी इज्जत और अपनी प्रेस्टीज जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। पॉलिसी फेलियर, प्राउड रिजर्व अप्रोच जो है, पर्टिकुलरली जो डिप्लोमेटिक मिशन भेज रहा था काबुल में, है ना, वो टूट गया पूरी तरीके से। ब्रिटिश और अफगान के रिलेशन फिर से ख़राब हो गए। शेर शाह ने जो है रिजेक्ट कर दिया ब्रिटिश की डिमांड। तो 1878 में इवन कंपेल्ड द ब्रिटिश मिशन फ्रॉम द काबुल एंड टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। इन रिस्पॉन्स जो लॉर्ड लिटन था,
लिटन को तो मुझे लॉर्ड कहने का मन नहीं कर रहा, तो उसने जो है मिलिट्री इन्वेजन जो है 1878 में डाल लिया, फिर से ब्लंडर किया कि सेकंड अफगान वॉर जो है शुरू होगी। और ब्रिटिश को ये लगा कि ये ज़रूरी है, अब हमारे इंटरेस्ट अगर डिप्लोमेसी के थ्रू नहीं होते हम फोर्स करेंगे, ताकि हम रोकेंगे किसी तरीके का रशिया का यहाँ इन्फ्लुएंस ना हो, रशिया को कोई ग्राउंड ना मिले अफगानिस्तान में, उन्हें फेवर्स ना मिले, तो हम एक प्रो ब्रिटिश रेजीम डालेंगे जो ब्रिटिश के हक में होगी, इंश्योर करेंगे कि अफगान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के हिसाब से चले। ठीक है, तो सेकंड अफगान वॉर होती है। ठीक है, ब्रिटिश जो है इन्वेड कर देते हैं अफगान में 1878 में। डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन जो प्राउड रिजर्व पॉलिसी है उसके जाने के बाद ब्रिटिश जो है वो क्विकली जो है अफगान को के रेजिस्टेंस को उनको हरा देते हैं और काबुल को कब्जा कर लेते हैं 1879 में। वहाँ एक पपेट रूलर जो है शेर अली का सन और उसका लड़का जो है याकूब खान को बनाते हैं नया अमीर। लेकिन ब्रिटिश तो है तो ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो लोगों के दिल जीतना भूल गए। अब इंडिया में लोग वैसे यूनाइट नहीं हुए थे, इंडिया में उन्होंने इजीली डिवाइड कर दिया और अब मराठास को, मैसूर को, बंगाल को, इनको आपस में लड़ाई। अब अफगान पीपल जो है वो क्विकली जो है वो बगावत पे उतर आए सब लोग, और होता है अफगान रिवोल्ट। 1879 की जो है अपराइजिंग होती है, जिससे जो है ब्रिटिश के जो एनवॉय थे उनको पूरी तरह से कत्ल कर दिया। सर लुइस जो कैवनगरी थे, है ना, और सीज होती है ब्रिटिश का जो गैरिसन जहाँ उनकी फौज है, और फर्दर मिलिट्री एक्शन, और ब्रिटिश जो है वो लड़ती है अफगान के साथ फिर से काबुल में। सिचुएशन जो है काबुल की वो अनस्टेबल ही रहती है, और ब्रिटिश जो है वो मिलिट्री फोर्स पे जो है इंक्रीजिंगली अब जो है क्या होने लगे, डिपेंडेंट होने लगे कंट्रोल करने के लिए इस रीजन को। ठीक है, वॉर एंड होती है 1880 में, और ब्रिटिश जो है मैनेज करता है ये जो है अफगान का जो रेजिस्टेंस था उसको बंद करने में और अपना कंट्रोल जो है काबुल पर कंसोलिडेट करने में। लेकिन वॉर ने जो है रिसोर्सेज भी और जाने भी इतनी गंवा दी थी ब्रिटिश की कि ब्रिटिश याकूब खान के साथ निगोसिएशन पे बैठती है, उसे वहाँ से हटाया जाता है और एक नई ट्रीटी, गंडमक की ट्रीटी साइन की जाती है 1880 में। पहली कौन सी थी? मुल्तान वाली, लाहौर वाली, और इफेक्टिवली एस्टेब्लिश करती है ब्रिटिश को प्रोटेक्टरेट अफगानिस्तान की फॉरेन रिलेशनशिप में, जो वो चाहते थे। और कंट्री जो है इंटरनली जो है अपने हिसाब से जो है अपने इंटरनली जो है डिसीजंस ले सकती है, लेकिन फॉरेन रिलेशनशिप में जो है वो ब्रिटिश की सुनेगी, और अब्दुल रहमान खान को बनाया जाता है। तो देखा जाए तो खासकर एक जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप थे बाकी मुल्कों के साथ, जो एक्सटर्नल पॉलिसी थी बाकी कंट्रीज़ के साथ, वो ब्रिटिश चाहती थी, वो ब्रिटिश को मिला, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। ठीक है, जो ब्रिटिश ने सोचा था बाकी जगहों पे हम लोग पहले एक्सटर्नल पॉलिसी और फिर बाद में सब कुछ कर लेंगे, वो नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ में सक्सेसफुल है, जो ग्रेट गेम का पार्ट था अफगानिस्तान, वहाँ कई हद तक जो है सक्सेस जो है ब्रिटिश को मिली, बट विद ए ह्यूज अमाउंट उनको पे करना पड़ा। ठीक है, चाहे वो लाइफ है, ठीक है, चाहे वो रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये अफगान एडवेंचर जो है ख़त्म हुआ आखिरकार। ठीक है, तो ये हमने जो है कंप्लीट कर दिया है। आज हमने कंप्लीट जो है कन्क्वेस्ट पढ़ा ब्रिटिश का इंडिया में। ठीक है, हमने शुरू किया था 1757 में बंगाल के साथ। ठीक है, फिर हम मूव हुए मैसूर के पास। ठीक है, फिर हम मूव हुए मराठास की तरफ। ठीक है, फिर हमने मराठास के साथ साथ पढ़ा सिंध, फिर हमने पढ़ा सिख, फिर पढ़ा बर्मा, फिर पढ़ा हमने नेपाल, फिर हमने पढ़ा तिब्बत। ठीक है, और उसके साथ क्या पढ़ा हमने? आज पढ़ा अफगानिस्तान। तो ये हमारा जो है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट जो है ख़त्म होता है आज। ठीक है, ये सारा था हमने जो है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और यहीं पे जो है ब्रिटिश राज की स्थापना फाइनली हो जाती है। ब्रिटिश राज इन
इंडिया। अब हम इस ब्रिटिश राज के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, लोगों पे क्या होता है, इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, वो इम्पैक्ट जो है आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे हम गवर्नर जनरल्स के बारे में, ठीक है, जो 1757 1717 जो जब से भी हुआ टिल 1947 तक, जिसमें गवर्नर जनरल, वॉइस रॉयस सब कुछ आएंगे, उन्होंने क्या क्या काम किए वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वेरियस एक्ट्स पढ़ेंगे, वेरियस एक्ट्स, ठीक है, जो जो है लाए गए थे किसके द्वारा, जब तक जो है इंडिया ने 1774 से लेके पिट्स इंडिया एक्ट और वो से लेके रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के इंडिपेंडेंट एक्ट तक। दो चीज़ें, ये 2-3 चीज़ें जो है नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।